This is Sivan Pathsala and you are watching Nutrition in Animals Part 1 वीडियो। इस वीडियो में आज हम एनसीईआरटी बुक के चैप्टर नंबर 1 जो कि न्यूट्रिशन इन एनिमल्स है इसे पढ़ने जा रहे हैं। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में, उसमें हमने सिर्फ प्लांट्स के न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में या इस चैप्टर में हम न्यूट्रिशन इन एनिमल्स यानी एनिमल्स के न्यूट्रिशन के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड बाय फोटोसिंथेसिस, बट एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम द प्लांट्स बिकॉज फूड आर नेसेसरी फॉर एनर्जी, ग्रोथ एंड वेल फंक्शन ऑफ आवर बॉडी। अब जो भी हेटेरोट्रॉपिक एनिमल्स होते हैं वो जो है प्लांट्स, जो ग्रीन प्लांट्स रहते हैं उन्हीं से हम लोग फूड ऑब्टेन करते हैं, क्योंकि हम हेटेरोट्रॉप्स हैं। हमें एक अपना होस्ट चाहिए, उस होस्ट से हम खाना लेते हैं और इसके लिए हमारा प्लांट्स जो है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उन्हीं से हमें फूड मिलता है जिससे हमें न्यूट्रिशन मिलता है और एनर्जी, ग्रोथ एंड हमारे बॉडी का वेल फंक्शन होता है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं एनिमल न्यूट्रिशन। इसमें जो है न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट होती है और हमें ये भी इसमें जानना होगा कि हम फूड जो इंटेक करते हैं वो पचता कैसे है, डाइजेस्ट कैसे होता है, डाइजेशन के पार्ट्स कितने होते हैं, कौन से पार्ट, कितने पार्ट्स होते हैं, उन पार्ट के भी क्या पार्ट होते हैं, उनके कौन कौन से सेल्स होते हैं, उनका काम क्या होता है, ये सब हम इस वीडियो में जानेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अब हम बढ़ते हैं द ब्रेक डाउन ऑफ कम्प्लेक्स कंपोनेंट इन फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंस इज कॉल्ड डाइजेशन। डाइजेशन वो प्रोसेस है जिसमें कम्प्लेक्स कंपोनेंट्स ऑफ फूड सिंपलर सब्सटेंस में चेंज हो जाते हैं, वो उसे हम डाइजेशन कहते हैं। अब यहाँ पे एक डायग्राम दिया गया है, आप देख सकते हैं ये कम्प्लेक्स सब्सटेंस है, इसमें सब कुछ मिला हुआ है। अब इसे हमें तोड़ना होता है सिंपलर सब्सटेंस में। आप देख सकते हैं सिंपलर सब्सटेंस को, यहाँ जो कम्प्लेक्स सब्सटेंस है वो सिर्फ एक है, उसको हमने सिंपलर सब्सटेंस में 3 में कन्वर्ट कर दिया, इसी को हम डाइजेशन कहते हैं। इसी प्रोसेस से हमारे बॉडी में न्यूट्रिएंट्स पहुँचते हैं जिसको हमारे बॉडी के हिसाब से बनाया जाता है। अब हम इसके बारे में और पढ़ते हैं। डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड लेने के बहुत सारे वेज होते हैं। जैसे ह्यूमन्स जो होते हैं वो स्नेक की तरह नहीं लेते हैं खाना, वैसे ही बीज भी जो होते हैं वो इंसान की तरह थोड़ी खाना लेंगे या वो सांप की तरह थोड़ी खाना लेंगे। आपने देखा होगा मॉस्किटो आपका खून चूसते हैं या वो वाटर पीते हैं, नहीं तो वो पॉलन पीते हैं, तो ये तीनों से वो जिंदा रहते हैं। तो क्या वो इंसान की तरह खाते हैं? नहीं, वो आपका खून चूसते हैं। इसीलिए ये बहुत सारे वेज होते हैं जिसमें हम डाइजेशन करते हैं, वही हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन से वो वेरियस मोड्स हैं जिसमें सारे एनिमल्स अपना फूड इंटेक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन्स का अलग रहता है, एंड्स आपने देखा होगा बाइट करते हैं, स्नेल स्क्रैप करते हैं, वैसे ही। अब हम देख लेते हैं इस टेबल को। नेम ऑफ एनिमल, नेम ऑफ एनिमल यहाँ दिया गया है स्नेल। स्नेल जो है खाता क्या है? एल्गी, और किस तरीके से उसको स्क्रैप करके खाता है। अब हम देख लेते हैं एंट। आपके यहाँ कहीं भी चीनी गिर जाए तो कौन सबसे पहले आता है उसको खाने के लिए? वो है एंट। एंट जो होते हैं वो डेड एनिमल प्लांट प्रोडक्ट जैसे शुगर केन, शुगर, ये सब वो खाते हैं। और ये कैसे खाते हैं? वो बाइट करके। आपको भी वो कभी कभी बाइट कर लेते होंगे, इसी से हमें पता चलता है कि वो बाइट करके खाते हैं। अब देख लेते हैं हम ईगल बाज, तो हम सब जानते हैं कि एक बहुत बड़ा पंछी होता है, वो जो है क्या खाता है? फ्लेश खाता है। अब फ्लेश जो होता है वो उसको खाने के लिए उसको हमें पहले टीयर करना होता है। अगर आप में से कोई भी नॉन वेजिटेरियन है तो उसको पता होगा कि फ्लेश को हमें टीयर करना होता है। वैसे ही ईगल जो है फ्लेश को हमेशा टीयर करके खाता है। अब आ जाते हैं हमिंग बर्ड जो है नेक्टर लेते हैं, और नेक्टर को क्या करना होता है? जैसे बीज करती हैं उसको हमें सक करना होता है, वैसे लाइस भी ब्लड को हमारे सक करता है। मॉस्किटो तो आप जानते ही हैं कि ब्लड को हमारे सक करता है। और बटरफ्लाई जो होती है वो नेक्टर को सिम्फोनिक प्रोसेस से लेती है। वही हाउस फ्लाई भी सकिंग करती है।
अब हम देख लेते हैं डाइजेशन इन ह्यूमंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको कि आपको क्लास 12 तक पढ़ना होगा और उसके आगे भी इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। हम ह्यूमंस है, इसलिए हमें अपने डाइजेशन के बारे में जानना चाहिए। इनडाइजेशन क्या होता है, इंजेशन क्या होता है, इजेशन क्या होता है, एसिमिलेशन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन क्या होता है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। ये सब आपको इस वीडियो में जानना होगा। अब हम देख लेते हैं डाइजेशन ऑफ फूड इन वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ आवर बॉडी। डाइजेशन जो होता है फूड का, वो हमारे बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे हमें हमारी ग्रोथ होती है, उससे हमें एनर्जी मिलता है, एक्सेट्रा बहुत सारी चीज़ें इससे होती हैं। और ये आप कोई भी खाना खाते हैं तो वो क्या आप पीछे से खाते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप उसको अपने मुंह से खाते हैं, और आपके मुंह को बोलते हैं बकल कैविटी। यहाँ से स्टार्ट होता है और पीछे से जहाँ आपका वेस्ट प्रोडक्ट जो स्टूल रहता है वो जहाँ से निकलता है उसको एनस कहते हैं। तो ये पूरी जर्नी हम सिर्फ इस वीडियो में करने जा रहे हैं, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले होता है पार्ट बकल कैविटी। बकल कैविटी जो होता है आपको मैं डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा। बकल कैविटी आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है, ये टीथ के पास में। ये बकल कैविटी से हम इसे च्यू करते हैं और यहाँ पे बहुत सारे स्लेवरी ग्लैंड्स रहते हैं। यहाँ लिखा हुआ है स्लेवरी ग्लैंड्स। और स्लेवरी ग्लैंड्स में दो मेन इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स है जिसका नाम है पाइवोटल ग्लैंड एंड सबलिंगुलर ग्लैंड। ये दोनों ग्लैंड आपके बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और एग्जाम में पूछे जाते हैं। सलाइवा का काम क्या होता है? अब देखिए, सलाइवा का जो काम होता है फूड को सॉफ्ट करना होता है ताकि आपके स्टोमक पे ज़्यादा लोड ना हो, आपके स्टोमक को ज़्यादा वर्क ना करना पड़े। इसीलिए मेन बहुत सारा वर्क सलाइवरी ग्लैंड्स को दिया जाता है ताकि वो सलाइवा बनाए जिससे हमारी डाइजेशन इजी हो। अब उसके बाद आता है इसोफेगस। लेकिन एनसीईआरटी बुक में आपको डायरेक्ट इसोफेगस दिया गया है, लेकिन उससे पहले भी बहुत सारे चीज आते हैं जैसे फेरनेक्स यानी आपका साउंड बॉक्स, लैरिंक्स एक्सेट्रा। और यहाँ पे जो है आपको जो अलग करता है, यानी आपका यहाँ पे नोज से जो लेते हैं और माउथ से जो लेते हैं वो बीच में मिल जाता है। अब उसको लंग्स से अलग कौन करता है? तो एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर रहता है जिसे हम एपिग्लोटिस बोलते हैं, वो जो है दोनों को अलग कर देता है। और जब एपिग्लोटिस से कोई भी फूड पास होकर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट यानी इसोफेगस में चला जाता है तो वहाँ का स्टार्टिंग पार्ट को हम गुलेट बोलते हैं। और अगर वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कोई भी एयर जाती है या कुछ भी जाता है तो उसे हम स्टार्टिंग पार्ट को ग्लोटिस बोलते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमें फूड ट्रैक्ट में जाना है तो हम फूड ट्रैक्ट की ओर बढ़ते हैं। अब इसमें आपको उसके गुलेट के बाद अपर इसोफेगल स्पिंचर मिलेगा, जो कि कोई भी फूड जो नीचे की ओर जा रहा है उसको एक भाल रहता है जो कि नीचे की ओर तो जाने देता है लेकिन ऊपर की ओर नहीं आने देता। और उसके बाद फिर बीच में एलिमेंट्री कैनल रहता है इसोफेगस का, जिससे कि फूड पास होता है। और उसमें एक प्रोसेस होते हैं जिसका नाम है पेरिस्टाल्सिस। पेरिस्टाल्सिस ऐसी प्रोसेस है जिसमें हमारे मसल्स जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट्स और एक्सपैंड होते हैं ताकि हमारा फूड जो है वो एकदम स्मूथली अंदर चला जाए। इसमें जो है हमारे अगर हम उल्टे भी लटक जाए तो भी हमारा फूड नीचे की ओर यानी पेट की ओर जाएगा, ना कि ऊपर की ओर आएगा। ये प्रोसेस हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जहाँ पे ग्रेविटी नहीं होती, मान लीजिए स्पेस, वहाँ पे ये प्रोसेस हमारे लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हम बढ़ लेते हैं नेक्स्ट यानी स्टमक। लेकिन रुकिए, स्टमक से पहले भी एक लोअर इसोफेगल स्पिंचर होता है ताकि ये स्टमक में अभी हम आपको बताएंगे कि कितने खतरनाक गैस्ट्रिक जूसेस रहते हैं जो कि हमें डैमेज पहुंचा सकते हैं। इसलिए यहाँ पे लोअर इसोफेगल स्पिंचर भी रहता है। वो जो है नीचे में जो भी स्टमक के अंदर में एसिड्स रहते हैं उसको ऊपर जाने से रोकता है। अब हम देख लेते हैं कि स्टमक के अंदर क्या होता है। स्टमक को हम 4 पार्ट में बांटते हैं। सबसे पहले आता है कार्डियक, जो कि लोअर इसोफेगल स्पिंचर के पास में रहता है, इसोफेगस के पास। उसके बाद इस पार्ट को जो ऊपर में है
इसे हम फंडस बोलते हैं। और ये बीच के जो पार्ट है उसे हम बॉडी बोलते हैं, BOD बाई बॉडी। और नीचे वाला जो है उसको हम पायरोलिक्स बोलते हैं। फंडस का मेन काम रहता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिराना, और इसमें मेनली 4 या 5 सेल्स होते हैं। कहीं कहीं पे आपको 4 मिलेगा, कहीं पे 5। मेन सेल्स जो है इसमें है जी सेल्स, चीफ सेल्स, पेराइटल सेल्स एक्सेट्रा। ये सब जो है मेन सेल्स हैं। पेराइटल सेल्स जैसे ले लेते हैं, उससे जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्सक्रीट होता है, जो कि बहुत ज़रूरी है। और इसमें अदर चीज़ें भी रहती है जैसे गैस्ट्रीन। 95% यह हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहता है और इसका pH वैल्यू 1.2 तक चला जाता है। और आप ये जानते होंगे कि 1.2 एक वेरी एसिडिक, 1.2 इज वेरी एसिडिक। ये जो 1.2 बहुत एसिडिक रहता है, और इससे बचने के लिए हमारे सेल्स को बचाने के लिए इससे जो एसिड होते हैं वो तो बहुत क्रोजिव रहते हैं, इसीलिए एक म्यूकस होता है जो कि जी सेल्स के द्वारा एक्सक्रीट किया जाता है। वो म्यूकस जो है जितने भी एसिड रहते हैं उसको सेल्स से टकराने से बचाता है। जैसा कि आपने हमारी केमिस्ट्री की वीडियो में पढ़ा होगा कि प्रोसेस रहता है गैल्वेनाइजेशन, ऑयलिंग, तो उसमें एक दीवार खड़ी हो जाती है जिसके कारण कि रस्टिंग नहीं होता। वैसे ही यहाँ पे सेम वो एसिड को वो जुड़ने ही नहीं देता है, और म्यूकस जो है वो भी बार बार बनते रहता है, लेकिन उसको ज़्यादा डैमेज नहीं होता है। अब हम इसके बाद बढ़ रहे हैं आगे की ओर। आगे आता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। ये देखिए यहाँ पे जो एक लंबी सी लाइन आपको ब्लैक रंग की दिख रही है, और साथ ही साथ ये जो व्हाइट रंग की लाइन है, फिर ये ब्लैक रंग की यहाँ तक, ये जो है पूरा स्मॉल इंटेस्टाइन है, जो कि बॉडी का सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट रहता है। जैसे इसोफेगस जो रहता है पाइप, वो मेनली 25 सेंटीमीटर लंबा रहता है, लेकिन ये स्मॉल इंटेस्टाइन मेनली 7.5 मीटर्स लंबा रहता है। जी हाँ, 7.5 मीटर्स। इतना कॉम्पैक्ट रहता है हमारा स्टमक, जिसमें मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि इसके 5 पार्ट्स रहते हैं, और उनका नाम भी मैं आपको एक पूरा बताने के बाद बताऊंगा, क्योंकि अगर आप ये पूरा वीडियो देख के समझ जाएंगे कि कैसे हमारे पेट में इमल्सिफिकेशन होता है, डाइजेशन होता है, एसिमिलेशन होता है, तो इससे आपको बहुत फायदा होगा। अब हम अपने टॉपिक की ओर ध्यान देते हैं। यहाँ पे सबसे पहला जो यहाँ पे पार्ट आपको दिख रहा है काला काला, लगभग यहाँ तक, ये जो पार्ट होता है डिओडेनम। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं। पहला होता है डिओडेनम। डिओडेनम में क्या होता है, फैट्स का इमल्सिफिकेशन होता है। अब आप सोच रहे होंगे इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स क्या होता है, तो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स वो प्रोसेस है जिसके थ्रू हमारे फैट्स के बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ इमल्सिफिकेशन होता क्या है। तो अगर मान लीजिए आप कोई खाना खा रहे हैं, आपके पास रोटी और सब्जी है। अब आप पूरी रोटी को एक साथ मुंह में नहीं ना डाल लेंगे, उसको आप छोटे छोटे पार्ट में कन्वर्ट करेंगे ताकि आपके वो मुंह में फिट हो सके। अगर आपके मुंह में वो फिट होगा ही नहीं तो आप उसको अंदर कैसे लेंगे। वही होता है यहाँ पे। इसके बाद का जो पार्ट रहता है जीजेनम, उसमें हम ये समझेंगे कि जरूरी क्यों है। अब हम देख लेते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स जो है वो डिओडेनम में होता है, और ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में है। अब हम नीचे बढ़ते हैं और हमें मिलता है जीजेनम। जीजेनम में बहुत बड़ा पार्ट है जो कि डिओडेनम से तो बहुत बड़ा है, और लास्ट पार्ट इलियम से भी बहुत बड़ा है। अब हम देख लेते हैं इसके अंदर होता क्या है। इसमें जो एब्जॉर्प्शन होता है, यानी न्यूट्रिएंट्स जो हम लेते हैं, इनटेक करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल हमने सुबह में कोई ऑयली सब्सटेंस खाया, यानी आपने मान लीजिए पराठे खाए, पराठे में ऑयल मिली होता ही है, तो उससे जो आपको ऑयल मिला वो एक फैट है। अब वो फैट इमल्सिफाइड होके एब्जॉर्ब कहाँ होगा, उससे आपको मान लीजिए कार्बोहाइड्रेट्स भी मिले, तो कार्बोहाइड्रेट्स वो एब्जॉर्ब कहाँ होंगे, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो इसके एब्जॉर्प्शन के लिए हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जीजेनम नाम का एक पार्ट होता है जिसका सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए, अब जितना ज़्यादा उसका वो अंदर से बड़ा होगा उतना ज़्यादा ही उसमें एब्जॉर्प्शन होगा, ये तो कॉमन सी बात है। अब उसका सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए छोटे से ही हमारा पेट एक फिक्स्ड रहता है, उसका साइज फिक्स्ड है, तो उतने छोटे से एरिया में बढ़ाने के लिए हमें हमारे पास एक पार्ट रहता है
जिसका नाम होता है, और उस पार्ट जहाँ से एब्जॉर्प्शन होता है, जो सरफेस एरिया बढ़ाता है, उसे हम विलाई कहते हैं। विलाई आपके फिंगर, आपने देखा होगा, आप सबके पास फिंगर होगा, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस रहते हैं जो कि मेनली 1 मिलीमीटर के साइज के होते हैं। वो एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जो कि उसका सरफेस एरिया बढ़ाते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में जीजनम का सरफेस एरिया वो बढ़ाते हैं। इससे क्या होता है कि ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होता है। अब हम उसके अंदर की ओर बढ़ते हैं। उसके अंदर में बहुत सारी चीजें रहती हैं। अब हम बढ़ते हैं जीजेनम की ओर। जीजेनम एक ऐसा पार्ट है जहां हमारे बॉडी में एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन करने के लिए जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा, हमारे पेट में उतना ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा। इसके लिए, और हमारा पेट जो है बहुत छोटा होता है साइज में, इसीलिए हमें विलाई की ज़रूरत होती है। विलाई वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जो कि एब्जॉर्प्शन के काम में आते हैं और वो सरफेस एरिया उसका बढ़ाते हैं। अब विलाई के भी बहुत सारे पार्ट होते हैं, लेकिन उससे पहले हम पढ़ लेते हैं कि विलाई जो है वो उसका काम जो है कौन कौन से चीज़ों को एब्जॉर्ब करना होता है। तो वो जो है सारे जितनी भी चीज़ें होती है उसको एब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन उसके पास फैटी एसिड को एब्जॉर्ब करने के अलग पार्ट होते हैं, और एमिनो एसिड्स यानी प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, स्टार्च, विटामिन, मिनरल्स एक्सेट्रा, ये सब को एब्जॉर्ब करने के लिए अलग होता है। अब हम पढ़ लेते हैं इसके बारे में। सबसे पहले जो माइक्रोविलाई रहते हैं जो कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, इनके बाहरी लेयर को हम इपिथेलियम बोलते हैं। इपिथेलियम जो है लगभग 1 सेल जितना थिक होता है, और यहाँ से जितने भी मिनरल्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, फैट्स होते हैं, सब अंदर की ओर जाते हैं। अब इसके अंदर में जो एक मेन चीज़ आती है जिसका नाम है लैक्टिकल। ये एकदम लंबी सी लाइन या गधे जैसी होती है जो कि फैटी एसिड या ग्लाइसरॉल को एब्जॉर्ब करते हैं। और दूसरे होते हैं ब्लड कैपिलरीज। अब ब्लड कैपिलरीज होते क्या हैं? तो देखिए, ब्लड कैपिलरीज वो पार्ट हैं जिनसे कि हमारे बॉडी में एमिनो एसिड्स, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, कार्बोहाइड्रेट्स, स्टार्च, प्रोटीन एक्सेट्रा ये सब जो है एब्जॉर्ब होते हैं। ये ब्लड कैपिलरीज 2 चीज़ों से मिलकर बनते हैं। एक होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड दूसरा होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ये दोनों जो है ब्लड वेसल्स में होते हैं, जिनके बीचों बीच को हम कहते हैं ब्लड कैपिलरीज। यही से सब कुछ एब्जॉर्ब होके हमारे बॉडी में फैलता है। हमारे बॉडी में यही से सारा न्यूट्रिएंट्स जाते हैं। अब हम देख लेते हैं उसके आगे का पार्ट, इलियम। इलियम का कोई काम नहीं है मेनली, इसको ये जो है थोड़ा अलग देखने में रहता है, इसी के कारण इसको चेंज कर दिया गया है, यानी इसका नाम अलग कर दिया गया है। ये मेनली जो है कोलन और स्मॉल इंटेस्टाइन को ज्वाइन करने के काम में आता है। इसके बारे में मेन चीज़ आप बाद में पढ़ेंगे। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट लार्ज इंटेस्टाइन, जिसको कोलन भी बोला जाता है। अभी देखिए, इसके मेनली 3 पार्ट्स होते हैं। ये जो आप देख सकते हैं मेरे पॉइंटर से, ये जो ऊपर और नीचे की ओर में जो जगह है, इसे हम असेंडिंग कॉलन बोलते हैं। ये जो है ट्रांसवर्स कॉलन होता है और ये डिसेंडिंग कॉलन होता है। ये देखिए डिसेंडिंग कॉलन है। अब ये 3 कॉलन रहते हैं, और इसमें यहाँ नीचे में एक आप धागा जैसा कुछ लटकते हुए देख रहे हैं। ये कोई कंप्यूटर मिस्टेक प्रिंट नहीं है, ये असली में होता है। ये इसका नाम होता है अपेंडिक्स। अब कॉलन का काम क्या रहता है? स्मॉल इंटेस्टाइन जो रहता है उसका काम होता है सब कुछ एब्जॉर्ब करना, और वो 90% एब्जॉर्प्शन कर भी देता है, लेकिन जब बाकी 10% बचता है, जो उसमें वाटर एंड मिनरल्स बचते हैं, वो लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होते हैं। अब हमने ये बात कर लिया कि स्मॉल इंटेस्टाइन में एमिनो एसिड, प्रोटीन, ग्लाइसरॉल, ये फैटी एसिड्स ये सब एब्जॉर्ब हो जाते हैं, लेकिन वाटर कहाँ चला गया? वाटर एंड मिनरल्स कहाँ गए? तो वाटर एंड मिनरल्स जो होते हैं कोलन में एब्जॉर्ब होते हैं, जो कि मेनली हमारे डाइट में कम होने चाहिए। ये कोलन में जो है
जाते हैं, बहुत टाइम के लिए लगभग रहते हैं। कोलन जो है इसको हम लार्ज इंटेस्टाइन इसलिए बोलते हैं कारण ये लार्ज होता है साइज में, हो स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटा होता है, लेकिन ये साइज में अपने शेप में बहुत लार्ज होता है। अब इसको हम असेंडिंग कोलन इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये ऊपर की ओर में असेंडिंग की ओर में जाता है। ट्रांसवर्स कोलन जो है साइड की ओर में जाता है, इसलिए हम इसे ट्रांसवर्स कोलन बोलते हैं। और डिसेंडिंग कोलन उसका जस्ट अपोजिट है, आप देख सकते हैं वो नीचे की ओर में जाता है। यहाँ पे हमारा मेन डाइजेस्टिव सिस्टम खत्म होता है। अब प्रोसेस आता है इजेशन का। इजेशन जो होता है उसमें बाहर निकाला जाता है, जिसमें रेक्टम में जितना भी स्टोर होता है, हमारा जितना भी स्टूल जो बचता है, ड्राई स्टूल, वेट स्टूल जो भी हो, वो सब स्टोर होता है। और सुबह हम या कभी भी जब भी हम जाते हैं तो एनस से उसको बाहर निकाल देते हैं। अब इसमें बहुत सारे और भी पार्ट्स हैं जो कि अभी हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले ध्यान दे देते हैं डाइजेशन के पार्ट्स के बारे में। अब देखिए, बकल कैविटी से लेके इसोफेगस तक जो अंदर आने की प्रोसेस रहते हैं फूड के, उसे हम इंजेशन कहते हैं। उसके बाद जो प्रोसेस है जो स्टोमक में वो फूड को डाइजेस्ट किया जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मदद से, उसे हम डाइजेशन कहते हैं। उसके बाद डिओडेनम से जो इमल्सिफिकेशन होते हैं फैट्स के, और उसके नीचे में जो स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होता है, उसे हम एब्जॉर्प्शन प्रोसेस के नाम से जानते हैं। और लास्ट में जो आता है कोलन, उसे हम एब्जॉर्प्शन नहीं एसिमिलेशन प्रोसेस से जानते हैं। और लास्ट में इजेशन यानी उसको बाहर निकालना। लेकिन ये सब प्रोसेस के लिए, ये सब को बनाने के लिए जैसे ऊपर में सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं, वैसे ही नीचे में भी कुछ ऑर्गन्स होते हैं, ग्लैंड्स होते हैं, जिनके बारे में अब हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं पैनिक्रियाज के बारे में। पैनिक्रियाज जो होते हैं वो पैनिक्रिएटिक जूस बनाते हैं और ये हमारे बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में आपको इस क्लास में ज़्यादा नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट हम जान लेते हैं लीवर के बारे में। लीवर जो है रेडिश ब्राउन ऑर्गन रहता है, ये हमारे बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एक लौटा ऑर्गन है जो कि माइटोसिस कर सकता है हमारे बॉडी में। हमारे मैच्योरिटी और डेवलपमेंट के बाद ये एक लौटा ऑर्गन है जो कि माइटोसिस कर सकता है। इसका 65% भी हम काट दें तो ये ओरिजिनल साइज में अपने ग्रो हो जाएगा। यही इसकी बहुत बड़ी खासियत है। अब हम देख लेते हैं गाल ब्लैडर के बारे में। गाल ब्लैडर क्या होता है? ये जो आपको थैला दिख रहा है, ये असली में एक थैले जैसा ही काम करता है, लेकिन हमारे बॉडी के लिए। इसमें जो है जितना भी हमारा लिवर से जो है बाइल जूस बनता है, बाइल जूस हमारे डाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बाइल जूस जो होता है मेनली कड़वा टेस्ट में होता है। अब हम देख लेते हैं कि गाल ब्लैडर में जो है बाइल जूस को स्टोर किया जाता है। ये एक थैला होता है जहाँ पे बाइल जूस स्टोर किया जाता है और इसमें गाल ब्लैडर स्टोन होने के भी चांसेस हैं। अब आप ये जान लीजिए कि गाल ब्लैडर स्टोन क्या होता है। गाल ब्लैडर स्टोन वैसा स्टोन रहता है जो कि बाइल जूस जब वहाँ ज़्यादा स्टोर हो जाता है तो उसमें साल्ट मिला रहता है। बहुत सारे उसमें ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक साल्ट्स होते हैं जो कि हमारे लिए हार्मफुल भी हो सकते हैं अगर वो स्टोन बन गए तो। कारण यहाँ पे फिर वो पतली सी पाइप है, उसमें हो सकता है वो जाके जाम हो जाए जिससे हमारा पूरा लिवर ही फेल हो जाए। इसलिए हमारे लिए गाल ब्लैडर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट इसोफेगस के कंफ्यूजन के बारे में। इसोफेगस का क्या कंफ्यूजन होता है? तो देखिए, ज्यादातर स्टूडेंट्स को ये समझ में नहीं आता है कि इसोफेगस को ओएसोफेगस लिखे या ईएसोफेगस लिखे। कारण कहीं पे आपके टीचर बताएंगे, कुछ स्कूल में बताया जाता है कि ESOPHAGUS और कहीं पे होता है OESOPHAGUS। तो आप ध्यान दीजिए, एक अमेरिकन इंग्लिश है, एक ब्रिटिश इंग्लिश है, दोनों का अपना अलग अलग फोनेटिक्स, अपना अलग अलग वर्ड्स, सब कुछ अलग अलग होता है। तो आप इसमें कंफ्यूज ना हो, दोनों सेम ही है। कहीं पे कुछ भी पूछ लिया जाए, ये दोनों सेम ही होते हैं। और यहाँ पे जो आपका टेक्स्ट है मैंने ये नहीं पढ़ा क्योंकि इससे ज़्यादा तो मैंने अभी तक आपको बता ही दिया है। तो अब इसी के साथ हमारा ये वीडियो खत्म होता है। अगर आपको ये एक्सरसाइज पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और इसे अपने दोस्तों के साथ फैलाना बिल्कुल भी मत भूलना। तब तक के लिए